वेलकम बैक। और हर साल की तरह 17 जून को दुनिया भर में आलमी यौम इंसदाद सहराज़ई और खुश्क साली मनाया जाता है। ये ड्राउट होता है और इसको दुनिया के तकरीबन 40% ज़मीन बेआबानी या खुश्की का शिकार है। तकरीबन 3.2 अरब अफराद बराह रास्त ज़मीन की तबाही से मुतासर होते हैं और ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म होने से खुराक की क़िल्लत, गुर्बत और माहौलियात की तबाही जैसे संगीन मसाइल पैदा होते हैं। रवां साल इस दिन का थीम जो है वो है रिस्टोर द लैंड एंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़, यानी ज़मीन को बहाल करो और मौक़े पैदा करो। ये थीम इस बात पर जोर देता है कि अगर हम ज़मीन की हिफाजत और बहाली करें तो हमें न सिर्फ माहौलियाती फ़ायदे हासिल होंगे बल्कि मुआशी, समाजी और रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। बेआबानी एक ऐसा अमल है जिसमें ज़रखेज़ ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़रखेज़ी खो देती है और बंजर हो जाती है, सहराई या बंजर ज़मीन में तब्दील हो जाती है। ये अमल ख़ास तौर पर उन इलाकों में होता है जहाँ पहले ज़मीन ज़रई या सब्ज़ होती है मगर गलत ज़रई तरीक़े, जंगलात की कटाई या पानी की क़िल्लत या मौसमियाती तब्दीली के बायस ज़मीन खुश्क और बेकार हो जाती है। और पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे थरपारकर, चोलिस्तान, बलोचिस्तान में बेआबानी तेज़ी से बढ़ रही है और मुल्क को सालाना अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। जब ज़मीन से बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी निकाला जाता है तो ज़ेरे ज़मीन चट्टानों में खाली जगह पैदा हो जाती है जिससे दबाव में अदम तवाज़ुन पैदा होता है। आपने देखा होगा कि इस तरह की ज़मीन खुश्क जिसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, ये उसी की बात करें हम। ये तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात हल्के ज़लज़लों का बायस भी बनती हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आलमगीर, माहिर मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर। डॉक्टर आमिर, आप क्या बताएंगे ये खुश्क साली जो ड्राउट है उसकी क्या बेसिक वजूहात हैं? वैसे तो हमने देखा कि बारिश ना होना बेसिक वजूहात हैं, लेकिन आपकी नज़र में तो ये टॉपिक काफ़ी वसी है, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, इस दफा का जो थीम है वो हमें बहुत कुछ बता रहा है, रीस्टोर दी लैंड। अब हमें प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की तरफ नहीं जाना है बल्कि इन तमाम मराहिल को हम बहुत पीछे छोड़ा है। अब हमें रीस्टोरेशन की तरफ जाना है, जैसे उन तमाम जमीन को जो नॉन फर्टाइल हो चुकी है किसी भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और हमारा जो सिंध का कोस्टल एरिया है वो भी इसमें जो है काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सी लेवल राइज होने की वजह से सी वाटर इंक्लूजन हो रहा है और सी वाटर इंक्लूजन की वजह से क्या हुआ, हमारी फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड थी 100 किलोमीटर की, वो समुद्र और अभी की जो जमीनें हमारे पास जो मौजूद है उसमें इतना ज्यादा अगले 20-25 साल तक वहाँ पर एग्रीकल्चर और किसान वगैरह की बात कर रही है तो बिल्कुल वहाँ की भी जमीन की जरखेजी जो है वो मुतासर है। और रिसेंटली आप ये देख रहे हैं कि कराची इलाकों के जलजलों का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, बेसिकली एक लहर आई हुई है जिसमें काफी ज्यादा जलजले के शॉक बेसिकली उसके पीछे की मैं समझता हूँ कि ये जो क्रैक्स हैं और ये जो इस तरह की चीजें, हमने जमीन से इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर हार्वेस्ट कर लिया ये सोचे बगैर कि जो नीचे पॉकेट्स होते हैं जिसको हम वॉइड्स कहते हैं जिसमें पानी होता है, अगर हम उस पानी को बेदरेज निकालते चले जाएंगे और उसको रिचार्ज नहीं होने देंगे, हमारे यहाँ बारिशों का सिस्टम नहीं है इस वजह से, तो आप ये देखिए कि जो लैंड एरिया है हमारा वो कोलैप्स कर रहा है। 1.3 मीटर तक जाने के खतरात जो है वो सामने आ चुके हैं, खासतौर पर लांडी और मलिर के। इसी तरीके से मैं यही बात आपसे पूछना चाह रही थी कि कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पीने के पानी की किल्लत की वजह से उमूमी हमने देखा है कई इलाकों में पानी नहीं आता जिसकी बिना पर लोग बोरिंग करवा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में भी क्या जमीन पर ये असरात मुरतब हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है वो इंतहाई हद तक नीचे जा चुकी है। लोगों को 300-400 फीट तक पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि कराची में औरंगी टाउन और न्यू कराची में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोग 1200 फीट तक पहुंच गए हैं और वहां पर भी उनको पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं इसमें समझता हूँ कि शहरियों से ज्यादा जो जगह जगह आरओ प्लांट की जो दुकानें खुली हैं, मैं समझता हूँ कि इनका इसमें ज्यादा हाथ है। जितनी तेजी से वो ग्राउंड वाटर को निकाल कर मिनरल वाटर बनाकर बेच रहे हैं, उससे जो है वो ज्यादा वाटर टेबल जो है वो डाउन हुआ है। अच्छा, क्या शहरी इलाकों में भी सहराज़ई जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखिए, शहरी इलाकों में बिल्कुल हो सकते हैं, जहां पर डिफॉरेस्टेशन होगी, जहां पे जंगलात का सफाया होगा, आप ट्री प्लांटेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, आप दरख्तों को काटना शुरू कर देंगे, तो क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं इनकी रूट्स के जरिए बहुत सारे मिनरल्स, जिस तरह ट्रीज जो है वो मिनरल्स को
अपटेक करता है, इसी तरह ट्रीज बहुत सारे मिनरल्स जो है वो ट्रांसफर भी करता है। फिर हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ अनट्रीटेड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, वो भी हमारी जमीन की जरखेजी को खराब कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी जमीन को खराब करते हैं। आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो करते हैं तो उससे फिर लीचिंग होती है। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन है। जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक जो है उसके छोटे छोटे जर्रात जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, वो जाकर सॉइल में जो है एडअप होना शुरू होता है और फिर उससे भी सॉइल की जो केमिस्ट्री होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना किरदार अदा करने जा रहे होते हैं उसमें भी उनको दुश्वारी पैदा होती है। ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो थरपाकर, चोलिस्तान और बलूचिस्तान सहराजई से ये इलाके कैसे मुतासिर हो रहे हैं? क्योंकि क्या यहाँ पर कोई जैसे फॉल्स रेन कहते हैं उस तरह की कोई बारिश बरसाकर किसी तरह इन मुकामात को सही नहीं किया जा सकता है? क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है? देखें, ये हमारे जो एरियाज हैं ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं कि ये डेजर्ट्स हैं और इन डेजर्ट्स में इसी तरह की सिचुएशंस होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, बारिशों के कम होने की वजह से और ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल की वजह से जो है जो हमारी जो एक डेजर्ट की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब आप देखें कि चाइना ने भी इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिसके जरिए उन्होंने अपने डेजर्ट को जो है वो आबाद किया है। हम इसमें तो बहुत सारी वो अपने डेजर्ट को आबाद करें। देखिए, चाइना ने एक जो रिसेंटली जो एक बहुत जबरदस्त काम किया कि उन्होंने रैबिट्स को जो है वो अपने डेजर्ट्स में छोड़ दिया और उनको खाना वगैरह वहां दे दिया। तो रैबिट्स ने जो है, आपको पता है ना, रैबिट्स जमीन के अंदर सुराख करके रहते हैं। जी। और उनका जो वेस्ट होता है जो तो वो खारिज करते हैं रैबिट्स, उसके जरिए जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में ट्रांसफर होने लगे और उसके बाद वो जमीन जो है आहिस्ता आहिस्ता फर्टाइल होना शुरू हो गई। सही, जबरदस्त। तो आप ये जो जमीन की खराबी, ड्राउट, खुशहाली है, इसको और जो ग्लोबल वार्मिंग या माहौलियाती तब्दीली है, इसके दरमियान आप क्या ताल्लुक देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे ऐसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम की तब्दीली हम देख रहे हैं, जिस तरह से कराची में जो इस वक्त टेम्परेचर है, इट फील्स लाइक 50 होगा तो 39, 38, लेकिन फील्स लाइक 45 और 50, यानी कि अब गर्मी बढ़ती जा रही है और इसमें कहीं भी हमें कोई हवाएं चलती हुई है, कोई भी मौसम में बेहतरी नहीं देखने में आ रही। देखिए, सबसे पहली बात कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में 0.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि ना होने के बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ जो दीगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो ज्यादा प्रमोट हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज का ये पैटर्न है, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा ईस्टर्न पार्ट जिसमें सिंध और कराची शामिल है, ये सबसे ज्यादा मुतासिर है। और इसमें हमारा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है और उस मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत सारे ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं। जैसे अगर हम इसको आसान लफ्जों में बयान करना चाहें तो हमने छोटे छोटे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा दिया है कि अब वो जितना नुकसान हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा, उससे ज्यादा नुकसान जो है वो हम अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक तरफ दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम दरख्तों को काट रहे हैं। इसी तरह हम कचरे को आग लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो हीट है वो ऊपर की तरफ जा रही है। सबके घरों में एसी लगा हुआ है, उसके आउटर से जो हीट निकल रही है उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वो ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा उसकी जो है वैल्यूज आएंगी। तो हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह के एलिमेंट्स आ चुके हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो हीट का बजट है वो डिस्टर्ब हो गया है। और कराची आने वाले 2-3 सालों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड को जब क्रॉस करेगा तो उस वक्त फील लाइक टेम्परेचर 65 अबव हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल अनबेरेबल हो जाएगी सिचुएशन। हम लोग कैसे कोप करेंगे? हम लोग तो दुबई वगैरह में जहाँ पर ऐसे टेम्परेचर होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, यहाँ पर तो सतह गुर्बत से नीचे लोग कई लोग रहते हैं और बाहर निकलें तो कितने लोग बस इसी धूप तले अपने काम करने में मसरूफ हैं। तो ऐसे तो सब लोगों की जानों को खतरा है। जी बिल्कुल, और इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, ये हर शख्स को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने के लिए दरख्त अगर हम उगा रहे हैं, इसके अलावा हमें और हम अपनी जात से क्या ऐसी तब्दीली ला सकते हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी में ना मैं ये समझता हूँ कि एक माइंडसेट ये बना दिया गया है कि आप सिर्फ दरख्त लगा लें और एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज
ठीक हो जाएगा, ये माइंडसेट गलत है। अच्छा। दरख्त लगाना एक फैक्टर है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल आप का इस्तेमाल कम कर दें, आप एयर पॉल्यूशन को कम करें, आप नॉइज पॉल्यूशन को कम करें, आप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की तरफ जाएं, कचरे को अलहदा अलहदा करें, कचरे को कोशिश करें आपके घर से कचरा कम निकले और कचरे को आग ना लगाएं। इसी तरह से जो पुरानी गाड़ियां हैं उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। देखिए पंजाब में कितनी सारे इमिशन कंट्रोल्स के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और वो गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कराची में भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और कराची में जो कंस्ट्रक्शन के काम है जगह जगह, उसकी वजह से पर्टिकुलर एक मैटर जो जनरेट हो रहा है, ये न सिर्फ हमारे एनवायरमेंट को बल्कि इंसानी सेहत को भी बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा चुका है। बिल्कुल, ये हैजार्डस है फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो इस वक्त पूरी दुनिया को जो ये क्लाइमेट चेंज है उसका सामना है, तो कौन कौन से आप समझते हैं ऐसे कौन से ममालिक हैं और कौन सी मौसमियाती तब्दीलियां हैं जिसका सामना है? देखिए क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है। अच्छा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो सिंध का कोस्टल एरिया है ये सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। यहाँ पहले बारिशें ज्यादा होती थी, वहां बारिशें कम हो रही हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आ चुका है, हमारी लाइफ स्टॉक के ऊपर आ चुका है, हमारी वाटर के रिसोर्सेज पे आ चुका है। आपका जो रिवर इंडस है जिसकी 17 मेजर क्रीक्स हैं, ये सिलाइन हो चुकी हैं, सी वाटर इंक्लूजन का शिकार हो गई हैं, तो हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं है और लोग मजबूर हैं, बिल्कुल जैसे आप अभी कराची के हवाले से बात कर रही थी, लोग मजबूर हैं कि वो ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करें। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फार्मर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनकी जमीनें खराब, वो कैश क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो पान उगा रहे हैं, शुगर केन की जगह वो कोई और फसल उगा रहे हैं, कॉटन की जगह और फसल ग्रो कर रहे हैं, व्हीट की जगह वो कोई और फसल ग्रो कर रहे हैं। इसी तरीके से राइस की प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो गई है। इवन फ्रेश वाटर के अनअवेलेबल होने की वजह से हमारी शुगर केन की जो स्वीटनेस है वो तक मुतासिर हो रही है। इसी तरीके से अगर आप लाइव स्टॉक की बात करें तो हमारे सिंध में खास तौर पर लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन, जो बड़े जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन में पिछले 20 सालों में कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेजिटेशन होती है वो कम हो गई है। वेजिटेशन कम होने की वजह से वो जो बड़े जानवर हैं उनकी खुराक का मसला है। इसी तरीके से हमने मैंग्रोव एरिया तो बढ़ाया है पिछले 20 सालों में, लेकिन हम बाकी चीजों में बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने, क्योंकि हम लोग साहिली पट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम्स मुतारिफ करवाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम साहिली पट्टी को यूज़ करें और इसकी वजह से मैंग्रोव्स को ख़तरात लाहक हैं। तो ऐसे जो मैंग्रोव्स हैं जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंटल हमें, जिसकी वजह से ब्रीथिंग हमें मिलती है, तो उसको कम से कम उसकी कटाई नहीं होनी चाहिए। इस पर हमारी हुकूमत को देखना चाहिए। अच्छा, दुनिया भर में ये जो खुश्क साली और सहरज़ाई है, इसके मसले से निपटने के लिए हम कौन सी जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं आजकल? देखिए खुश्क साली जो है, ड्राउट पीरियड, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ऐसा ही रहा है पाकिस्तान में कि कभी बहुत ज्यादा ड्राउट पीरियड रहा है और कभी जो है वो ड्राउट पीरियड कम रहा है। लेकिन अब ये बार बार जो ड्राउट पीरियड बढ़ रहा है, ये हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की हम जद में आ चुके हैं। मैंने आपको चाइना की रैबिट्स की एग्जांपल्स दी हैं, इस तरह के जरिए हम कर सकते हैं। हमारे पास दुबई की एग्जांपल्स हैं। दुबई ने अपने रेगिस्तान में जो है वो, अपने सहरा में जो है वो हरियाली ही हरियाली फैला दी है। हम माइक्रो फिल्ट्रेशन के जरिए, माइक्रो इरिगेशन के जरिए और डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए हम अपने सहराओं को भी आबाद कर सकते हैं। वहां पे हम जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करके वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। वहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी के जो मेथड्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम जमीन को जरखेज बना सकते हैं। जबरदस्त, ठीक है। तो ये माइक्रो इरिगेशन और ये सब जो रैबिट टेक्निक और जितना भी आपने बताया, इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम इस पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, जो हमारे देही हैं और शहरी, ये मुआशरे में ज़मीन की हिफाजत के हवाले से शऊर कैसे बढ़ाया जा सकता है यहाँ देही इलाकों में और शहरी इलाकों में? देखिए प्रॉपर मैं समझता हूँ कि प्रॉपर आगाही की ज़रूरत है, स्कूल से लेके कॉलेजेस तक, मदरसे से लेके यूनिवर्सिटीज तक। और जब तक आप एक आम आदमी को, शहरी को और या एक देहात में रहने वाले शख्स को इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट की ये चीजें अगर बिगड़ गई तो इससे उनको और उनके आने वाली नस्लों को कितना नुकसान होगा, उनका सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेयरनेस के काम हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम चीजों को सीखना नहीं चाहते, और प्रॉब्लम उससे भी बड़ी है कि हम चीजों को अगर सीख भी लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ देते हैं, हम उसको सस्टेन नहीं करते, हम सिर्फ बातें करते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली
तो हम कौन से ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं और तलबा और नौजवान जो वो किस तरह मुकामी सतह पर ज़मीन बचाव के लिए ये काविशें कर सकते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो आपके शो में ये पहले भी ये डिमांड कर चुका हूँ कि हफ्ते में एक दफा जो है वो एक प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे अभी आपके चैनल के जरिए भी बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो फैल रही है, दूसरे चैनल्स के जरिए भी फैलाई जा सकती है। सोशल मीडिया हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। हमें लोगों को एजुकेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उनको यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में दाखिले दिलाएं। सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटीज तक एनवायरमेंट के कोर्सेज कंपलसरी कर देने चाहिए। गली मोहल्लों में इसके बारे में अवेयरनेस देने की जरूरत है। हमें एक ऐसी टीम तश्कील देनी चाहिए जिसमें हम लोगों को ट्रेन करें और उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करें। एयर पॉल्यूशन का मसला बताएं, वाटर पॉल्यूशन का मसला बताएं, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसके फायदे भी बताएं। हम इससे शॉर्ट बिजनेसेस भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट बिजनेसेस के साथ साथ स्मार्ट बिजनेसेस की तरफ भी हम लोगों को लेके जा सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट की सिर्फ सेग्रीगेशन से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो अवेयरनेस के साथ साथ अगर उनको स्मार्ट बिजनेसेस के भी आइडियाज दिए जाएंगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और हुकूमती सतह पर भी हर शोबे में अवेयरनेस का एक सेक्शन है। हुकूमत और एनजीओ मिलकर ये काम अंजाम दे रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि जो नजर आ रही है वो शहरी इलाकों में नजर आ रही है। देहात के जो लोग हैं वो बहुत सारी चीजों को फॉलो कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है हमारे शहर में रहने वाले लोगों को, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। और देहात के लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक तरीके पे ज्यादा चलते हैं, वो बेसिक और नेचुरल चीजों पे रहते हैं, जबकि शहरी जो है आबादी में वो बोरिंग की जा रही है, तो किसी भी तरह हर तरह से ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं बजाय इसके कि हम इसको फ़ायदा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और आजकल एक नया इशू जो मैं अपनी सराउंडिंग में भी देख रहा हूँ वो ये है कि जगह जगह आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, खाने पीने की फूड स्ट्रीट्स बन गई हैं, तो रात भर हैवी लाइट्स जो है वो ऑन रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे कराची शहर में बर्ड्स की स्पीशीज जो है वो कम हो गई है, बर्ड काउंट कम हो गया है। आप ये सोचिए कि अगर किसी शख्स के ऊपर हैवी लाइट्स रात के वक्त उसके ऊपर लगा दी जाए तो वो शख्स किस तरह से जो है वो अपनी नींद पूरी करेगा। मैं देख रहा हूँ इस पे हम एक स्टडी भी करने जा रहे हैं कि जगह जगह हमने देखा कि जहाँ पहले बर्ड्स होती थी, लाइट्स की वजह से जो है वो बर्ड्स चली गई। दिस इज कॉल्ड एज लाइट पॉल्यूशन, जो कराची में एक नई चीज स्टार्ट हो चुकी है। क्या आपने कौन सा पोल्यूशन बताया? लाइट पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, रोशनी की आलूगी। हाँ, एक तो नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है और एक मतलब इंडस्ट्रियल का जो है सब वो पोल्यूशन हो जाता है, और एक ये लाइट पॉल्यूशन भी बहुत अहम। ये एक नई चीज हमने कराची में जो है स्टार्ट कर दी, जिसको मैंने नाम दिया रोशनी की आलूगी। बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक टाइम होना चाहिए, उसके बाद सब लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। और जो है इस पे अमल भी करने की कोशिश की थी कुछ अर्सा, लेकिन फिर वापस वही सब हो गया। और देखना यह है कि अब आने वाले वक्तों में किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं। तो शजरकारी करने से माहौल पर आप क्या मुस्बत असरात नुमाया होते देखेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हजारों और लाखों और करोड़ों पौधे लगाने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में बेशक एक पौधा लगाएं और आप उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह ओन करें और उसकी अहमियत को उजागर करें। और वैसे भी अल्लाह तबारिक व तआला ने कहा है कि पौधा लगाना जो है वो सदका जारिया है। तो इससे बेहतर और सवाब हमें क्या मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक पौधा लगाएं और उसको बचाने के लिए, उसको परवान चढ़ाने के लिए हर सूरत कोशिश करें अपने फैमिली मेंबर की तरह। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे, आमिर आलमगीर। आपने इस पर बहुत ज़बरदस्त हमें इन्फॉर्म किया और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की। आपका बहुत